तो नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट आपके लिए न्यूज, महिला व बाल विकास जो राजस्थान पुलिस का नवंबर के अंदर एग्जाम में होने वाला है। अब की बार कांस्टेबल पार के इस दृढ़ संकल्प को लेकर जो 10 क्वेश्चन जोड़े गए हैं, 5 नंबर के हैं, जो तुरंत का तुक्का आपके लिए साबित होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, जो मेरिट निर्धारित करेंगे महिला व बाल विकास के। बिल्कुल ऐसे पर्सन पार्ट नंबर 1। इससे पहले आपको हालांकि 9 से 10 पार्ट दे चुके हैं, लेकिन नई मुहिम के साथ नई शुरुआत। यहाँ पे आज 100 क्वेश्चनों की मैराथन क्लास चलेगी। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 क्वेश्चन। और वो 100 क्वेश्चन महिला व बाल अपराध के, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। धाराएं क्या है, क्या एक्ट है, क्या सजा होती है, कितना जुर्माना होता है, उन सब के बारे में। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर ठोकना है, बढ़िया सा लाइक के करो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के घंटे को दबा दो, क्योंकि पहला पार्ट शुरू हुआ है। जब तक 6, 7, 8 उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नवंबर 2020, तब तक एग्जाम तक हमें सारे क्वेश्चन क्लियर करने हैं। और ये क्वेश्चन कब क्लियर होंगे, ये वीडियो कब दे पाऊंगा, मेरे मुझ में ऊर्जा आएगी कब? जब आप लाइक ठोकोगे। हर विद्यार्थी जितने भी देख रहे हो, वीडियो को लाइक शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि जब तक कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, एक भी क्वेश्चन महिला बाल विकास का हमारे इस वीडियो के माध्यम से पूरा नहीं है। बस आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि पहला पार्ट 500 जनों ने देख लिया बस ठीक है। एकदम क्लियर रूप से, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक टेलीग्राम पे शेयर करो, ताकि हम, क्योंकि ऊर्जा आपको हमें किससे मिलती है? आपसे ऊर्जा मिलती है। आपसे ऊर्जा मिलेगी तो उस ऊर्जा का भरपूर फायदा उठाएंगे। हम इसमें बात किसकी करेंगे? सबसे बड़ी बात बता देता हूं मैं। महिला बाल विकास जो संरक्षण अधिनियम है, जिसमें कुछ सबसे पहले महिला के बारे में ही इस टॉपिक में 100 क्वेश्चनों की बात करूँगा। क्या करूँगा? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निवारण रोकथाम अधिनियम 1987, फिर पीसीपी एनडीटी एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 2013 के बारे में टॉप सजा, जुर्माना, प्रावधान, धारा, सब के बारे में चर्चा करूंगा। तो लाइक ठोक दिया आपने, चलूं आगे। और इससे पहले थोड़ी सी सूचना, आपको 1 सेकंड का समय और लेता हूं। अनअकैडमी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। RS 2021 के लिए 7 अक्टूबर से ये फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें विशेषज्ञों टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, किस प्रकार RS क्लियर करना है आपको, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा रीट राजस्थान पुलिस पटवार की प्रिपरेशन भी यहाँ चल रही है, तो आप ज्वाइन करें इसे जरूर। तो स्टार्ट हो चुका है और जुड़ जाइए सारे। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। शाम 6 बजे के इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी से कमेंट भी आपको साथ साथ में करते रहना है, ताकि आपने जो तैयारी कर रखी है, आप कितनी तैयारी में चल रहे हो और आपको कितनी तैयारी की जरूरत हो रहा है, जल्दी से साथ साथ में कमेंट करते जाना। तो इसका सही जवाब आपका है 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया। इसे डीवी एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीवी एक्ट कहा जाता है। और बात करें, ये 13 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। कब? 13 सितंबर 2005 को। और लागू कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में पूछा जा सकता है। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अब इसका उद्देश्य क्या है? ऐसी महिलाओं को संरक्षित करना जो घर या परिवार के भीतर किसी भी हिंसा की शिकार होती हो, उसके संबंध में नियम बनाए जाते हैं। इसके लिए कुल 37 धाराएं बनाई गई है। अध्याय 5 अध्याय बनाए गए हैं, ध्यान रखना। आगे इससे रिलेटिव मैं क्वेश्चन करवाऊंगा साथ साथ में, ताकि आप कंफ्यूजिंग न हो। सारी धाराएं इंपॉर्टेंट। अब कुल धाराएं कितनी है? 37 है इसमें।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में 37 धाराएं हैं, अध्याय है 5। 37 में से जो मोस्ट होगी मैं सारी बताऊंगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्टार्ट। दूसरे क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं कितनी हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अभी बता दिया मैंने, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अध्याय कितने हैं अभी बता दिया। तो अध्याय तो कितने हैं? 5, धाराएं 37। पहली धारा में बात क्या कही है? साथ में धारा लिखते जाना। धारा फर्स्ट में उस धारा का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। संक्षिप्त नाम का मतलब घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये नाम है। प्रारंभ का मतलब कब प्रारंभ हुई? 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। इसका विस्तार अलग अलग धाराओं में है। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, तात्सरणीय संरक्षण अधिनियम 2005 को भारत में कब प्रारंभ किया गया? जल्दी से क्वेश्चन बता दिया मैंने पहले क्वेश्चन में, आंसर दो फटाफट, क्योंकि 100 क्वेश्चन क्लियर करने हैं। 100 का मतलब 500 क्वेश्चनों को क्लियर कर देंगे हम। और पक्का पूछा तो राजस्थान पुलिस में जाएगा, क्योंकि आपको वर्दी पहननी है कि नहीं पहननी। हमारा करंट अफेयर्स की जो मैराथन क्लास चल रही है उसमें बात है कि सितारों में शान वर्दी मेरी जान, है कि नहीं है? तो ये टारगेट है, करना ही है पास। तो हमारी सीट लेनी है, इसलिए स्पेशल आपके लिए महिला विकास के लिए कि ये 5 नंबर न जाए कहीं। तो इसका सही जवाब 26 अक्टूबर 2006 को। याद रहेगी कि नहीं रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? याद रहेगी? थंबनेल ठोक दो, लाइक ठोक दो फटाफट। जो जुड़े हैं अभी जुड़ते ही ये काम किया करो पहले। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? एक भी धारा नहीं छोड़ूंगा, जो एग्जाम में आएगी ना पक्की बताऊंगा। 2005 के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, धारा 2। कौन सी? धारा 2। अब एक और सुन लेना, धारा 2A और बनाई हुई है। धारा 2A और बनाई है। क्या बनाई है? कि व्यथित व्यक्ति, ऐसी कोई भी महिला प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहती है और जो प्रत्यर्थी द्वारा घरेलू हिंसा का कार्य होने का कथन करती है, वो उसमें परिभाषा दी गई है कि एक महिला है, वो रह रही है परिवार के अंदर और उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है कार्य करते वक्त, तो उसकी कथन को ये बयां करती है, ठीक है। धारा 2 किसकी बात कर रही है? परिभाषा की बात कर रही है। 5वां क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टदार है। आप नाम लेते हो बालक। बालक से संबंधित कौन सा कथन सही है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हम कहते हैं ना बालक, हम पढ़ते हैं ना शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। वो बालक कौन से कथन से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कीजिए मुझे। सही जवाब बताऊं इसका क्या हो जाएगा? आपने दे दिया ए, ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की वो बालक होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से गोद लिया हुआ, सौतेला और पोष्य बालक भी आता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो वो बालक आता है। और ये बालक की परिभाषा पता है कहाँ दे रखी है? धारा 2B में। अंग्रेजी में तो देखो बी लिखना है, हिंदी में लिखोगे तो ख लिखना है, और अगर अंक में आ जाए तो 2 लिखना है। यानी ए, एक, क इधर हो जाएगा, और ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी और अंक तीनों में चलता है, वो बराबर लिखना। जैसे अपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं ना, के किस पे आता है 11 पे, ओ किस पे आता है 15 पे, वही कहानी है। च किस पे आता है 6 पे, ठीक है, वही कहानी है। धारा 2B ख या 1 या 2 यानी 2 पे ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त की हो बालक कहलाता है। याद रह जाएगा। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? घरेलू हिंसा से, क्योंकि मैं टॉपिक मैंने पहले नाम बताए थे ना, उसके हिसाब से चलूंगा। अब मैं स्टार्ट कर दिया मैंने, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर करेंगे। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? जवाब दे दो जल्दी से कमेंट में। सही या गलत आपका जवाब जरूर होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन एक बार गलत होने के बाद सही तो हो जाए। तो धारा 2E, धारा 2E, वहां पे ई न देकर अड़े भी दे सकते हैं, घरेलू घटना रिपोर्ट, ठीक है। इसके तहत FIR दर्ज करवाई जाती है। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। बहुत बार आप सुनते हो नाम का FIR दर्ज करवा दो। अरे भाई FIR दर्ज होती क्या है पता तो होना चाहिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपको पुलिस में लगना है पता तो होना चाहिए। प्रथम सूचना प्रतिवेदन धारा 154 में CRPC में परिभाषा दी गई है दंड प्रक्रिया संहिता की।
व्यथित व्यक्ति नहीं, जो व्यथित व्यक्ति का मतलब क्या होता है, पीड़ित महिला द्वारा घरेलू हिंसा के परिवार की प्राप्ति पर विहित प्रारूप में की गई रिपोर्ट होती है। देखिए, और एक 2 मिनट का समय और लेता हूँ। राजस्थान करंट अफेयर्स की लास्ट 7 महीने जनवरी से जुलाई 2020 की हमने ई बुक लॉन्च कर दी है। ई बुक का मतलब पीडीएफ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ खरीद सकते हो। 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, कार्ड किसी से, वहाँ से खरीद लो। अगर यहाँ से सुविधा मिलती है अच्छी बात है, नहीं तो मैं नंबर बता देता हूँ 8094496272 पर भी आप व्हाट्सअप से संपर्क करके और मुझसे व्हाट्सअप से सीधी पीडीएफ ले सकते हो। उसके लिए भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, ध्यान रखना, फ्री नहीं है, 50 रुपये। 2020 की है और जनवरी से दिसंबर 2019 की भी उपलब्ध है। एक के पीडीएफ के 50 रुपये हैं, इच्छुक को ले लेना। राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, आ गया क्वेश्चन, क्योंकि मैं रिलेटिव क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं एक भी, तो जल्दी से बता दो। एफआईआर, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में कहें प्रथम सूचना प्रतिवेदन। आगे चलूं। एफआईआर यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन की परिभाषा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दी गई है? अब इसका शॉर्टकट में नाम सुन लेना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, इसका मतलब होता है सीआरपीसी। सीआरपीसी यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दर्ज की गई है? धारा 156, 154, 122, 111। सही कमेंट में जवाब देना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 154 के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता परिभाषा दी गई है सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, भी किस प्रकार एफआईआर दर्ज करवानी है, क्या सिस्टम है, सारा इसके अंदर। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 2F यानी जिसको हम च से संबंधित है, बहुत धाराओं के अंदर है, लेकिन हम मुख्य धारा ही बात करेंगे। जो राजस्थान पुलिस में अगर आपको लगना है, आपके पास कोई एफआईआर दर्ज करवाएगा किस तहत, वो तो पता ही होना चाहिए आपको, वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरी 37 की बात नहीं करूँगा मैं, वो बात करूँगा जो पेपर में पूछी जाएगी। और मेरा मानना है कि पेपर में शायद ही जो मैं बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको सपोर्ट करनी होगी, ऊर्जा देनी होगी, लाइक शेयर करना होगा। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत धारा 2F या कह सकते हैं 2 से संबंधित है घरेलू नातेदारी की परिभाषा। घरेलू नातेदारी की परिभाषा, अब ये क्या होती है जी? दो व्यक्तियों के मध्य की ऐसी नातेदारी जो साझा गृहस्थी में रहते हैं या किसी भी समय रहे, चाहे वे समस्तता विवाह से रहे या दत्तक से संबंधित हो, ठीक है, वो होती है, या संयुक्त परिवार के रूप में साथ साथ निवास कर पारिवारिक सदस्य में शामिल होते हैं, वो नातेदारी होती है। कहते हैं ना नाते गई हुई है, नाता प्रथा भी है। ठीक है, एक को छोड़कर दूसरे के पीछे जाना या किसी प्रकार से वहां रहना, तो वो धारा किसमें है? F2F में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये कुछ इसलिए तो हम ये महिला बाल विकास डालते हैं, कुछ तकनीकी समस्या बहुत रहती है इनके अंदर, अक्षरों के अंदर। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मजिस्ट्रेट की परिभाषा किस धारा के तहत दी गई है? मजिस्ट्रेट की भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धारा 2I में। धारा 2I, आई कितने पे आता है? 9 पे आता है, याद रखना। आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। और इधर कितने पे आ जाएगा? तो च वाली लाइन में जाएंगे तो झ आ जाएगा, आएगा ना, तो वहां ज तक नहीं पूछते, आई पूछते हैं या 9। धारा 2 मजिस्ट्रेट, ऐसा क्षेत्र जिसमें व्यथित का मतलब पीड़ित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है। व्यथित अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है जहां घरेलू हिंसा हुई हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अधिकारिता का उपयोग करने वाला प्रथम वैवाहिक न्यायिक जो मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट की परिभाषा में आता है, यानी सबसे पहले जिसके पास पहुंचाई जाती है ये सूचना, वो मजिस्ट्रेट उस भाषा में आता है। घरेलू हिंसा से व्यथित महिला को परिणाम स्वरूप हुई हानि या व्यय के लिए आर्थिक सहायता के लिए किस धारा के तहत आवेदन कर सकती है? ठीक है, घरेलू हिंसा से व्यथित महिला हो जाती है, हानि तो होती है उसको, व्यय, तो उसको व्यय करने के लिए आर्थिक सहायता के लिए किस धारा के तहत आवेदन कर सकती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपने पिछले 6 महीने में बहुत सारे ये क्वेश्चन पढ़े हैं, 9-10 तो मेरे वीडियो पढ़ लिए आपने। तो इसका सही जवाब है धारा 2S। धारा 2S, यहाँ ध्यान रखना धारा 2K है, S की जगह K कर लेना। क्या करोगे? K कर लेना। ये क्या है? आर्थिक सहायता की परिभाषा है इसके अंदर।
ऐसा प्रतिकर जो इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा के परिणाम स्वरूप हानि या व्यय के लिए प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया जाता है, वो किस में दिया जाता है? धारा 2 के में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत असत्य कथन बताना है। यहाँ पे आपको सत्य नहीं है, असत्य कथन बताना है, ध्यान रखना, मिस्टेक है वो आपको मैं सही बता रहा हूं, असत्य कथन। देखो आश्चर्य, ये ग्रह, वो नक्षत्र वाला नहीं है, ग्रह, आश्चर्य ग्रह कर्तव्य धारा 6 में ये सही है। चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य ये धारा 7 में ये भी सही है। शिक्षण अधिकारी की नियुक्ति, ये संरक्षण अधिकारी है, ठीक है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 में है, ये भी सही है। सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 9, ये गलत है, सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 में है, सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 में है, जबकि धारा 9 में क्या है? तो धारा 9 में है संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य है, तो असत्य ये हो जाएगा। फिर देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी के सदस्य कौन होते हैं? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जो संरक्षण अधिकारी है उनके सदस्य होते कौन है? तो ध्यान रखना, यथासंभव महिलाएं होती है। अब ये संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 के अंदर होती है, किस में होती है? धारा 8 में। अभी पिछला क्वेश्चन देखा, प्रत्येक जिले में आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करती है और कोशिश होती है कि महिलाएं ही होती है यथासंभव, तो धारा 8 है। 37 धाराओं में धारा नंबर 8 में ये बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा किस धारा के तहत की गई है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 सेवा प्रदाता की नियुक्ति किस धारा के तहत की गई है? अभी मैंने बताया था आपको असत्य कथन में, जल्दी से कमेंट कर दो उसमें क्या उत्तर करोगे आप। सही जवाब धारा 10। कौन सी? धारा 10 है क्या ये सेवा प्रदाता की नियुक्ति? तो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत, क्या कह रहा हूं? सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकती है सेवा प्रदाता की नियुक्ति में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अगर घरेलू हिंसा से व्यथित महिला अपना आवेदन मजिस्ट्रेट को करवाती है तो मजिस्ट्रेट को प्रथम सुनवाई के कितने दिनों के बाद फैसला करना पड़ता है? यानी जो व्यथित महिला, पीड़ित महिला, वो अपना आवेदन किसको कराती? मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को प्रथम सुनवाई की कितने दिनों के बाद फैसला करना पड़ता है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी दिनों से क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। तो सही जवाब 60 दिनों के भीतर, प्रथम सुनवाई के 60 दिनों के भीतर उस प्रार्थना पत्र का निपटारा यानी निस्तारण फैसला करना पड़ेगा और उसके लिए सिविल कारावास 30 दिन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और मजिस्ट्रेट सुनवाई की प्रथम दिनांक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 3 दिन के बाद नहीं देंगे, ये भी ध्यान रखना। अगला देखिए, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को मजिस्ट्रेट कार्यवाही के दौरान उसे सेवा प्रदाता के समक्ष परामर्श के लिए निर्देश किस धारा के तहत दिया जाता है? परामर्श के लिए निर्देश किस धारा के तहत दिया जाता है? तो धारा 14, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कार्रवाई के किसी भी कार्यक्रम में व्यथित जो व्यक्ति होता है या प्रार्थी होता है या अकेले या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के समक्ष परामर्श के लिए निर्देश दे सकती हैं, धारा 14 के अंदर। धारा 16 में क्या होता है? तो कार्रवाई का बंद कमरे में किया जाना। कार्रवाई किसमें होती है? बंद कमरे में की जाती है। धारा 18 क्या कहती है? संरक्षण आदेश पारित करना। संरक्षण आदेश पारित करना धारा 8 है। और धारा 12 में क्या है? मजिस्ट्रेट को आवेदन, व्यथित व्यक्ति संरक्षण अधिकारी व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। धारा सारी याद रखनी है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत प्रतिकार आदेश किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है? प्रतिकार आदेश तो धारा 22। कौन सी? धारा 22। क्या होता है प्रतिकार आदेश? इस अधिनियम के तहत अन्य अनुतोष के उपचार
यानी अतिरिक्त व्यथित व्यक्ति को प्रेर्थी द्वारा हुई शारीरिक या भावनात्मक हानि तो होती है अगर वो पीड़ित है तो उसके लिए प्रतिकार देने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है, यानी उसको सहायता देने का क्या कुछ करना है वो मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है। ठीक है, धारा 21 क्या होती है? अभिरक्षा आदेश। ठीक है, बच्चों की अभिरक्षा देने का आदेश दिया जाता है। धारा 23 है अंतरिम और एक पक्षीय आदेश दिया जाता है। और धारा 19 क्या होती है? निवास आदेश। प्रार्थी को साझा गृहस्थी से व्यथित व्यक्ति के कब्जा करने से रोकना है, क्योंकि व्यथित व्यक्ति के जो भी सिस्टम होता है उस पर कब्जा करने का अधिकार नहीं होता। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू हिंसा से व्यथित महिला व प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी आदेश की अपील किस धारा के तहत कर सकते हैं? किसी भी आदेश की अपील किस धारा के तहत कर सकते हैं? तो धारा 29। किसके तहत? धारा 29 के तहत मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, कहाँ भी ये किया जा सकता है। सबसे पहले मजिस्ट्रेट, फिर जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, फिर जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय होता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अगर प्रत्यर्थी है, ये प्रकृति नहीं है, प्रत्यर्थी द्वारा धारा 31 के अंतर्गत, ये 32 है, 31 भी नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है कुछ क्वेश्चनों में, 32 के अंतर्गत जो अपराध किया जाता है वह किस अपराध की श्रेणी में शामिल होता है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अगर प्रत्यर्थी द्वारा धारा 32 के अंतर्गत जो अपराध किया जाता है वह किस अपराध की श्रेणी में आता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने नाम सुने होंगे। तो इसका सही जवाब है संज्ञेय और अजात मानवीय। संज्ञेय या अजात मानवीय होता क्या है? संज्ञेय ऐसा अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय की आवश्यकता नहीं पड़ती वो संज्ञेय होता है। और असंज्ञेय अपराध ऐसा होता है, ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है वो होता है। एक नाम सुना होगा समन मामला। ऐसे मामले जिसमें 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास लेता है वो समन मामला होता है। एक होता है वारंट मामला। ऐसे मामले जिसमें 2 वर्ष से अधिक कारावास का प्रावधान होता है वो होता है। और एक होता है समनीय अपराध, ऐसा अपराध जिसमें राजीनामा समझौते ले सकता है। और धारा 37 नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है हमेशा। आ गया, ये देखिए अब क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शिक्षण अधिकारी, ये शिक्षण अधिकारी ने संरक्षण अधिकारी है, कौन सा है? संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन न करने पर दंड का क्या प्रावधान है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो धारा 33 के तहत ध्यान रखना, उस पे 1 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना लगता है। उस संरक्षण अधिकारी पे ध्यान रखना, सीधा नहीं छोड़ा जाता उसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट जाने वाले उसे अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा अपराध जिसमें गिरफ्तार के लिए मजिस्ट्रेट को नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट को नहीं जाना पड़ता है, किस प्रकार का अपराध माना जाता है? अभी मैंने बताया संज्ञेय अपराध माना जाता है जिसमें मजिस्ट्रेट को नहीं जाना पड़ता। अब ये क्वेश्चन हो गए घरेलू हिंसा से अधिनियम सारे 2005 के। समझ में आ गए होगी, इतनी धाराएं मैंने बताई आपको 21 क्वेश्चनों में, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा बाहर नहीं जाएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नाना क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है, वहाँ देख लेना। महिला बाल विकास, साइंस, करंट जीके, इंडिया जीके, कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ हर रोज 200 से 300 क्विज क्वेश्चन मिलते हैं और आपको पता भी लग जाता है आपने सही किया है गलत किया है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दो जो अभी जुड़े हैं, लाइक, क्योंकि लाइक से जितनी ऊर्जा मिलती है ना, वास्तविक रूप से इतना नज़ारा आ जाता है कैसे करता है वाह, विद्यार्थी बड़ा सहयोग कर रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, एक वीडियो और डाला जाए। और अगर लाइक नहीं आते हैं, अब सुबह करंट अफेयर्स की हमारी क्लास होती है, 3000 के आसपास 24 घंटों में देख पाते हैं, लाइक पता है 500 नहीं पहुँच पाते। अरे आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए इतनी मेहनत, और आप देखने के बाद आपका खर्चा तो लगता नहीं है, या तो आप लाइक करते ही 5 रुपये गए आप जाते, कुछ नहीं जाते। करो, लाइक करो, सपोर्ट करो, ताकि हमारी ऊर्जावान शक्ति बढ़ती रहे। और शक्ति बढ़ेगी इसका मतलब हमें ये कॉन्फिडेंस होगा भी अरे यार
हमें इतनी सपोर्ट मिल रही है, हम वीडियो क्यों ना दे। अब ये वीडियो को आप खूब इसको चर्चित करो, लाइक करो, शेयर करो, तो देखो इतना जल्दी दूसरा वीडियो आ जाएगा, 100 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में कब पारित किया गया? तो भारत में पारित किया गया 1961 को। पढ़ते हैं ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उद्देश्य है दहेज लेने और देने के अभ्यास को रोकना। ठीक है, इसमें भी धाराएं 10 हैं। आगे बात करूंगा मैं क्वेश्चनों की, एक एक अलग अलग क्वेश्चन लेके आए हूँ ताकि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूजिंग न हो। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? 10। और घरेलू हिंसा वाले में कितने थी? 37। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत में कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण भारत में कब प्रारंभ किया गया? अब प्रारंभ करने की तारीख है 1 जुलाई 1961 को। कब? 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। धारा 1 क्या कहती है? ध्यान रखना, धारा 1 में परिभाषा, प्रारंभ और विस्तार है, यानी संक्षिप्त नाम है। नाम का मतलब क्या हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। प्रारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 1961 को। विस्तार संपूर्ण भारत में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला देखो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? दहेज की परिभाषा तो लगभग धारा 2 गिनो, उसमें दहेज की परिभाषा होगी। परिभाषा का मतलब क्या हुआ? विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दहेज देना, विवाह के एक पक्ष के माता पिता द्वारा अन्य पक्ष की या व्यक्ति को दहेज देना, विवाह के संबंध में, विवाह के समय, विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है, उसे दहेज कहते हैं। कई तो दहेज मांगते हैं ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए। कई तो कहते हैं हमारा लड़का नौकरी लग गया, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो बोलेरो चाहिए, हमें तो फिगो चाहिए, हमें टोयोटो चाहिए, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, हमें 20 लाख रुपए चाहिए। कई अलग अलग समाज में अलग अलग रिवाज है। कई 1 रुपया भी नहीं उठाते हैं, कई बिल्कुल मांग नहीं करते कि हमें तो एक लड़की चाहिए बस, जो हमारे घर को संभाल सके, परिवार को संभाल के। वो एक सोच होती है। समाज में अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। कईयों की आदत होती है मांगने की। अरे तू नौकरी लगा हुआ है, तेरे पास सब कुछ है, फिर भी तू मांग के रहे। इतनी बड़ी पाल पोस के पढ़ा लिखा के तेरे को एक लड़की दी जा रही है, एक कन्या दी जा रही है इतनी बड़ी मुश्किल से, और तू दहेज, मुझे 5 लाख 20 लाख ये दे दो वो दे दो। अरे तेरे पास क्या नहीं है, तेरे वाला ही सब्र नहीं है, तो उसको कितने दिन संभाल के रखेगा। बस वो सोच होती है मनुष्य की, जितनी सोच होती है उसी सोच पे वो काम करता है। वो जिस समाज में जैसी प्रथाएं है वो चल रही है। आपको पता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये लगभग बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी समाज में चल रही है। दहेज लेने और देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया? आराम से सुन भी लो आप, दहेज लेने देने के क्या प्रावधान होती हैं। दहेज लेने और देने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 3 के अंदर किया गया है। क्या? जो कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेता है या दहेज देता है या दहेज लेने या देने के लिए उकसाता है, तो उसे 5 साल की तो सजा होती है और 15,000 रुपये जुर्माना होता है। याद रखना ना भाई, 5 साल की सजा और 15,000 का जुर्माना होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेने और देने के लिए सजा का प्रावधान। देखो मैं पहले से ही आपको क्वेश्चन तैयार करके बता रहा हूं ताकि अगले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो बता दो फटाफट, अभी बताया मैंने। लेने देने के लिए 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना है। नेक्स्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज मांगने के लिए सजा किस धारा में दी गई? दहेज मांग भी तो है या कोई सीधा ही दे देता है? एक कन्या का पिता जितनी अपनी सामर्थ्य होती है उतना तो दहेज देता ही देता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो बालिका है उसको आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जितनी कोशिश होता है वो कहीं से भी ले देता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के होते हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है, वो दहेज की श्रेणी में आता है। तो धारा है 4। इसमें क्या देखो, अगर दहेज मांगने के लिए सजा का प्रावधान पता कितनी है? 6 माह का तो कारावास है न्यूनतम, अधिकतम 2 साल की सजा, 10,000 रुपये की घट्टी लगेगी, एक 10,000 का जुर्माना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलिए यहां देख लेते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज मांगने पर सजा का प्रावधान। अलग अलग क्वेश्चन बना दिए मैंने ताकि आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि हम 5 वीडियो लेके आएंगे। 6, 7, 8 तारीख मुझे याद है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उनके लिए, बस आपके लिए स्पेशल कि आपका क्वेश्चन 10 के 10 ही सही हो जाओ, 5 नंबर पक्के मिल जाए। और मैं मानता हूँ 5 वीडियो अगर मैंने डाल दिए ना तो पक्के ही सही है आपके 10 के 10 क्वेश्चन। तो 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, न्यूनतम 6 माह का कारावास, अधिकतम 2 वर्ष का।
फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत विज्ञापनों पर प्रतिबंध या प्रतिशत नहीं, प्रतिषेध किस धारा के तहत लगाया गया है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत विज्ञापनों पर प्रतिबंध और प्रतिषेध, तो धारा 4A या धारा 4K। जो कोई किसी विज्ञापनों के माध्यम से या किसी समाचार पत्र या पत्रिका के माध्यम से अपने पुत्रों या पुत्री के या किसी अन्य रिश्तेदार के विवाह के उपलक्ष्य में कोई धन पर या संपत्ति का प्रस्ताव करता है, ठीक है, तो वो गलत है धारा 4A के तहत। जो कोई विज्ञापन को मुद्रित, प्रकाशित या प्रचारित करवाता है तो उसको सजा पता है, न्यूनतम तो 6 माह की कारावास और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना। ये क्वेश्चन आ गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत विज्ञापनों पर प्रतिबंध या प्रतिषेध के तहत कितने साल की सजा होगी? तो कितनी? 5 वर्ष का कारावास। देखो यहाँ 6 माह का कारावास भी है, लेकिन जुर्माना यहाँ पे 500 है, तो ये नहीं होगा। अधिकतम 5 वर्ष का कारावास या 15,000 रुपये और न्यूनतम कितना है? 6 माह का। दहेज संबंधी मामलों का विचारण किस धारा के तहत किया जाता है? विचारण या कह सकते हैं संज्ञान किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 7। कौन सी धारा? 7। क्या होता है? दहेज संबंधी मामलों का विचारण इस अधिनियम के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, न्यायालय मजिस्ट्रेट निम्नलिखित परिस्थितियों में दहेज संबंधी मामलों का विचारण करता है। समय की जानकारी के आधार पर, एक तो, या अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की जो पुलिस रिपोर्ट आती है ना, FRI, उसको प्राप्त करने के बाद, ठीक है, तो वो अलग अलग इस पे, या रिश्तेदार द्वारा किसी पे के द्वारा, परिवार पेश के द्वारा FIR दर्ज करवाई जाती है, उसके आधार पर विचारण किया जाता है। नेक्स्ट है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? देखो, अधिकारी की नियुक्ति, अधिकारी के कर्तव्य, परिभाषा, ये सब अलग अलग धाराएं हैं। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 8। कौन सी? धारा 8। अपराध का संज्ञेय, अजमानतीय यानी गैर जमानतीय और असमनीय होना धारा 8 के तहत की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रतिषेध 18, ठीक है, 8B के अंदर भी, और खास करके B के अंदर दिया हुआ है दहेज प्रतिषेध अधिकारी राज्य सरकार द्वारा, ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूजिंग होती है राज्य सरकार, केंद्र सरकार। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, और इस अधिनियम के तहत सलाह और सहायता देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की भी नियुक्ति होती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और कम से कम 2 महिलाएं भी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? धारा 9 में नियम बनाने की हमने पढ़ा था। धारा 8B दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति होती है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ है धारा 9 में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। केंद्र सरकार क्या करती है? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में नियम बनाती है, ध्यान रखना ही बात को। फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में धारा 10 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? दहेज प्रतिषेध धारा 10 में, 9 में तो केंद्र सरकार के पास है, 10 में ध्यान रखना राज्य सरकार के पास है। 10 में किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। नेक्स्ट 2 पार्ट हमने पढ़ ली, घरेलू हिंसा से संबंधित और दहेज प्रतिषेध अधिनियम। 35 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। धाराएं जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारी बता दी। बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, क्वेश्चन वहाँ से आ गया आपका, क्वेश्चन वहाँ से आएगा पक्का है, गलत नहीं होना चाहिए। तो लाइक ठोक दो जो बाद में जुड़े विद्यार्थी। पहले वाले तो बहुत ही ईमानदार निष्ठावान है, बिना के जुड़ते हैं, लेकिन बाद में जुड़ते हैं, लाइक या भूल जाते हैं, उनके लिए लाइक का बटन है, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। अब पढ़ूंगा मैं स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। कौन सा? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो क्वेश्चन तो बन ही गया, कब पारित किया गया? 1986। चलो आगे, आपने कमेंट में कर दिया होगा जवाब, थंबनेल कर दो एक बार सारे। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत कुल धाराएं कितनी है? 10। दहेज प्रतिषेध में कितनी थी? 10। घरेलू हिंसा में कितनी थी? 37। चलो आगे, चलो जी। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 भारत में कब प्रारंभ किया गया जी?
भाई इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है, भारत में कब किया गया। तो क्या करोगे, कल क्या थे 2 अक्टूबर 2020 थी, लेकिन ये 2 अक्टूबर 1987 से शुरू हुई थी। अब बात आती है स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम। कहानी क्या है जी, समझ में नहीं है हम तो। अशिष्ट का मतलब क्या होता है, अपमानजनक, निंदनीय, गरिमा के विरुद्ध, शिष्टता के विरुद्ध जाना, यानी व्यवहार के विरुद्ध जाना। अब बात आती है उद्देश्य क्या है इसका। विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशन या लेख या चलचित्र होते हैं ना, या आकृति द्वारा स्त्री के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे चल। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत विज्ञापन की परिभाषा किस धारा में दी गई। विज्ञापन की परिभाषा किस धारा में दी गई, तो ध्यान रखना, धारा 2 में तो परिभाषा है ही है, मैंने बता दिया। धारा 1 में सब में क्या होगा, संक्षिप्त नेम, प्रारंभ कब हुआ और विस्तार कहाँ का है। धारा 2 में परिभाषा होगी। अब धारा 2 में अलग अलग दी हुई है, तो धारा 2 क या कह सकते हैं धारा 2A में विज्ञापन है। कोई भी सूचना, परिपत्र, रेबर या अन्य दस्तावेजों तथा इसके अंतर्गत किसी प्रकाश, धुआं, गैस, ध्वनि के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण अभिप्रेरित है। ये बता दूं, कल संडे है, संडे के दिन सुबह 7 बजे हमारा वीकली टेस्ट आता है वैसे तो, लेकिन पूरा महीना हो गया तो टॉप 100 क्वेश्चन देने आपको जरूरी हो गए। कल 7 बजे ये आपको वीडियो मिलेगा। हमने 2020 के जनवरी से लेकर सितंबर तक ये हर महीने के एक महीने के करंट अफेयर्स के वीडियो डाले हुए हैं। आप नानक क्लासेस चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देखना, सारे मिल जाएंगे। यानी जनवरी से सितंबर कितने 9 महीने हो गए, 900 क्वेश्चन तो सीधे पड़े हैं, 900 क्वेश्चन जो राजस्थान करंट अफेयर्स के हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत, ठीक है, ये 88 नहीं है, वैसे मिस्टेक हो गया, 86 के अंतर्गत, ये 86 के अंतर्गत स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा किस धारा में दी गई है, किस धारा में दी गई है, तो धारा 2 या कह सकते हैं 2C, स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा। अब वही बात, स्त्री अशिष्ट रूपण किसी भी स्त्री की आकृति या उसके रूप या शरीर या किसी अंग का इस प्रकार दृश्य रूपण करना जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, जो स्त्रियों के अपमानजनक और निंदनीय। कई बार अपने तस्वीर वगैरह देखते हैं ना वायरल, इस प्रकार की होती है स्त्री की, या अपने डरते हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर भी कई बार इस तरह की तस्वीरें आ जाती है, बिना निर्वस्त्र की निंदनीय फोटो आ जाती है जो लोक नैतिकता की क्षति को नुकसान पहुंचाती है। ध्यान रखना, ये अच्छी बात नहीं है। स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्दृष्टि करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना किस धारा के तहत प्रतिबंध लगाया जाता है। स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्दृष्टि करने वाले विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना, तो धारा 3 के अंतर्गत। अब क्या होता है जी, इस प्रकार विज्ञापन जिससे स्त्री के अशिष्ट रूपण को प्रदर्शित किया जाता है, कोई व्यक्ति न तो प्रकाशित करेगा और न ही प्रकाशित करवाएगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अगर स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्दृष्टि करने वाली पुस्तक या पुस्तिकाओं या डाक द्वारा भेजने पर प्रतिबंध लगाना किस के अंतर्गत आता है। यानी न डाक द्वारा न पुस्तकों में कहीं भी हम इसको क्या अंतर्दृष्टि नहीं कर सकते, तो धारा 4 के अंतर्गत है, धारा 4 के अंतर्गत बताया जाता है। अब बात आती है किसकी, धारा 5 क्या है जी, धारा 5 भी बता लेते हैं साथ में। प्रवेश करने और तलाशी करने की शक्ति है। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी होता है ना, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तो उसके सहायकों के साथ प्रवेश किया जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है, घर बार जहाँ भी हो। और धारा 8 आगे आपको मैं बताऊंगा, अभी ये बड़ा है थोड़ा सा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी राजपत्रित अधिकारी अन्य व्यक्ति द्वारा अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है, ऐसे स्थान में अपने सहायकों के साथ प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है। किस धारा के अंतर्गत, तो मैंने अभी बता दिया आपको, धारा 5 के अंतर्गत है। छठा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत, ये क्वेश्चन बहुत काम के हैं। अगर कोई व्यक्ति स्त्री अशिष्ट रूपण का अपराध करता है, उसे दंड में सजा का प्रावधान किसके अंतर्गत है, तो ये धारा 6 के अंतर्गत है। धारा अपराध धारा 3 और 4 के तहत जो तहत किया होता है, दंड धारा 6 में दिया जाता है, ध्यान रखनी, सजा दी जाती है। कोई धारा 3 और 4 के अंतर्गत अपराध करता है ना, उसको 6 के अंदर सजा दी जाती है। और क्या दी जाती है, 2 वर्ष की सजा और 2000 रुपये का जुर्माना, दोनों में से कोई भी हो सकता है, प्रथम बार अगर वो दोष सिद्ध होता है तो। अब क्वेश्चन भी आ गया, देखो,
अगर कोई व्यक्ति स्त्री अशिष्ट रूपण का अपराध करता है तो प्रथम दोष सिद्धि पर कितने साल का कारावास और जुर्माना? प्रथम दोष सिद्धि पर तो ध्यान रखना 2 वर्ष का तो कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना होगा। 2 वर्ष का कारावास और 2,000 का जुर्माना होगा। अब बात आती है द्वितीय दोष सिद्धि पर कितने साल का प्रतिबंध है। अगला क्वेश्चन मैंने अलग अलग इसलिए बनाए ताकि आप कंफ्यूजिंग न हो और आपको याद रहे। कितने साल का कारावास? इसमें देखो न्यूनतम 6 माह का कारावास होगा, कितना, और 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। न्यूनतम 6 माह का कारावास। अगर आपसे पूछे अधिकतम तो 1 लाख का तो जुर्माना होगा और अधिकतम 6 से यानी 5 से 6 वर्ष का कारावास होगा। देखिए यहाँ दोनों चीज़ें आगे, वैसे न्यूनतम 6 माह कारावास और अधिकतम 10,000 का ये यानी जुर्माना, और 5 से 6 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना, दोनों ही सही है। वैसे दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए तो ये दोनों ही सही है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत अगर किसी कंपनी द्वारा स्त्री अशिष्ट रूपण पर अपराध किया जाता है तो वह किस धारा के अंतर्गत आवेदन किया जाएगा? तो धारा 7 के तहत। किसके तहत? धारा 7 के तहत किया जाएगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत स्त्री अशिष्ट रूपण अपराध किस प्रकृति के माने जाते हैं? तो ये ध्यान रखना, संज्ञेय और जमानतीय। ठीक है, जमानतीय, संज्ञेय और ठीक है, जमानत मिलती है ना, जमानतीय होता है इसकी प्रकृति, ध्यान रखना। यानी जमानत में मिल सकती है और मजिस्ट्रेट को आने की जरूरत नहीं होती। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? नियम बनाए, धारा 10 के तहत नियम बनाए जाते हैं। इसमें वो नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाती है। इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो सबसे बड़ी खासियत, मैं देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ, अलग अलग अधिनियमों के तहत चल रहा हूँ ताकि आपको परेशानी न हो। एक से एक धारा जुड़ती जा रही है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी लग रही है। सारी क्वेश्चन 49 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, यानी 100 में से 49 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। दिक्कत किसी के दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि वर्दी चाहिए। अगर वर्दी चाहिए तो दिक्कत आएगी नहीं, वर्दी नहीं चाहिए तो दिक्कत आएगी। दुखी भी होगा, उसको कष्ट भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन है कैसे याद करें। अगर ठोक के लक्ष्य हासिल किया है कि पाप करना ही है, वर्दी लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े शान से इन क्वेश्चनों को याद करोगे और लाइक तो ठोकोगे। ऊर्जा बना दो, फटाफट थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? अगला टॉपिक, अगला अधिनियम फिर लागू हो गया, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। यहाँ आज हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे स्त्री के रूप में। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, अनैतिक व्यापार होता है ना, देह व्यापार वगैरह में लगा के रखते हैं आजकल बहुत सारी, आप फिल्में वगैरह बहुत सारी, आजकल तो सोशल मीडिया इतना हो गया कि सब कुछ जानते हो आजकल। 1956 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1956। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुल धाराएं कितनी है? कुल धाराएं कितनी है? 25। अब कब कितनी बता के आ गया मैं? 37, 10, 10, 25। ठीक है, कितनी? इसे इस अनैतिक व्यापार अधिनियम को ध्यान रखना, PITA भी कहा जाता है, पीटा भी कहा जाता है, पीटा एक्ट भी कहा जाता है। और इसमें जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो सुनवाई करते हैं। तो ये ध्यान रखना, वो धारा 1, वही धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया, और धारा 2 हमेशा क्या दे रही है कि परिभाषाओं से संबंधित जो भी बातें होगी सारा देगा। ठीक है, और ये बता देता हूँ, सुबह 7 बजे हमारी रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, 10 क्वेश्चन टॉप के, और एक आधा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो इंडिया का डाल दिया जाता है, वरना हमारे राजस्थान के ही क्वेश्चन होते हैं। तो आज जैसे 3 अक्टूबर का वीडियो आया था, संडे के दिन वीकली टेस्ट आता है, लेकिन कल जैसे सितंबर माह का पूरे 100 क्वेश्चनों का वीडियो आएगा, और पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम पे सूचना पहुंचा दी है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 को अन्य किस एक्ट के नाम से जाना जाता है? PITA, पीटा एक्ट के नाम से जाना जाता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 को पूरे भारत में कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है, धारा 1 के तहत इसको प्रारंभ 30 दिसंबर 1956 को। कब? 30 दिसंबर 1956 को। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेश्यागृह, ये ग्रह ध्यान रखना, ये ग्रह यही है, लेकिन इसके अंदर लिखा जाता है कई बार, वेश्यागृह की परिभाषा किस धारा में दी गई? तो ध्यान रखना, धारा 2, धारा 2 कै में। अब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वेश्यागृह ऐसा कोई भी ग्रह या स्थान, ग्रह स्थान या मकान या ऐसे घर या मकान या स्थान का कोई भाग
जो अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए दो या दो अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाभ के लिए लैंगिक शोषण और दुरुपयोग के लिए किया जाता है वो वेश्यागृह होता है। आपने देखा हो ना, बहुत बार न्यूज़ में वगैरह पढ़ते हो कि इस मकान से दो महिलाओं को वेश्यागृह करते हुए पकड़ा गया, उन्हें देह व्यापार में धकेलते हुए पकड़ा गया, वो इस तरह के मकान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो किसको? बालक, उसको क्या कहेंगे? बालक। वहां हमने पढ़ा था ना, ऐसे व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो बालक। यहां ये धारा 2 कै की आगे कै यानी ए, ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत बता रहा है बालक को। ठीक है, अब ये अलग और भी परिभाषा बताएगी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बालक। देखो, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत व्यसक की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? व्यसक की धारा 2 कै में, यानी धारा 2 तो है ही, उसका आगे पार्ट है गैर, इसका उपभाग है कै। व्यसक की परिभाषा क्या है? जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो वो व्यसक होता है। ठीक है, अब अव्यसक और बता देता हूं। अव्यसक की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत है? ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बात है। अव्यसक की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत है? यहां क्या होगा? धारा 2 कै। धारा 2 कै अव्यसक। अव्यसक की परिभाषा होती है ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु तो प्राप्त कर ली परंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की, वो अव्यसक होगा। ठीक है, व्यसक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है, बालक जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की। याद रह जाएगा ना सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखना। व्यसक की परिभाषा फिर आगे दे सकते हो। व्यसक की परिभाषा तो आसान से, जल्दी से कमेंट कर दो व्यसक की परिभाषा, फटाफट कमेंट करो। आपके लिए स्पेशल व्यसक की परिभाषा को टाइम दे रहा हूं मैं, क्या क्योंकि दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की इस क्वेश्चन में। तो व्यसक की परिभाषा क्या होगी? बता दिया, कमेंट कर दिया सभी विद्यार्थी ने। ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली वो क्या होता है? व्यसक। अव्यसक की परिभाषा क्या होगी? तो यहां ये अव्यय नहीं है, ये अव्यसक है। ठीक है, अव्यय हिंदी वाला आ गया। जो अविकारी शब्द होते हैं, समुच्चय है, संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, वो होते हैं ना विस्मयवादी बोधक, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। अव्यसक की परिभाषा क्या है? दे दो फटाफट। तो ऐसा व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु तो प्राप्त कर ली लेकिन 18 की प्राप्त नहीं की, अव्यसक हो जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत वेश्यावृत्ति की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? वेश्यावृत्ति की परिभाषा तो धारा 2 के अंदर दी गई है। व्यक्तियों का वाणिज्यिक प्रयोग के लिए लैंगिक शोषण और दुरुपयोग करना वेश्यावृत्ति होता है। ठीक है, पैसे लिए जाते हैं ना वेश्यावृत्ति के मामले में, यानी व्यापार के लिए लैंगिक शोषण और दुरुपयोग होता है वो। वेश्यागृह को चलाने और किसी परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए सजा दंड या शास्त्रित यानी जो शस्त्र नियम के विरुद्ध होता है प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यानी जो कोई वेश्यागृह को चलाता है, उसका प्रबंधन करता है या वेश्यागृह को चलाने या प्रबंधन करने में सहायता करता है, धारा 3 के अंतर्गत आती है, उसको सजा दी जाती है। धारा 3 के अंदर क्या सजा है? अभी अगला क्वेश्चन बनेगा। वेश्यागृह को चलाने और किसी परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्राप्त करने के लिए दोष सिद्धि, प्रथम दोष अगर वो करता है तो कितने साल का कारावास दिया जाता है? दो ऑप्शन है अलग अलग। तो इसका सही जवाब है, देखो न्यूनतम तो होती है 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष की कारावास और जो जुर्माना होता है 2000 रुपये। फिर यह द्वितीय और बता देता हूं, दूसरी बार अगर दोष सिद्ध होता है, दोष होनी है, दोष सिद्ध पर कितने वर्ष का कारावास होगा? तो इसके लिए भी ध्यान रखना, इसके लिए जो कारावास होगा न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास, उसमें कितना है? 1 वर्ष का, अधिकतम 5 वर्ष का, उसमें 3 वर्ष का, और यहाँ 2000 रुपये का जुर्माना, वहाँ भी 2000 रुपये का जुर्माना। नेक्स्ट, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के उपार्जनों यानी कमाई करने वालों पर
जीवन निर्वाह करने के लिए दंड, सजा या सशस्त्र का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यानी आपको पता होगा, जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति के वेश्यावर्तन के कमाई से जीवन यापन करता है, वो सजा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 4 में है। किसमें? धारा 4 में। और यहाँ फिर अलग से क्वेश्चन बना दिया, इसमें जीवन निर्वाह दंड में सजा का प्रावधान क्या है? सजा का प्रावधान 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना दोनों ही होता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगर उपार्जन यानी कमाई करने वाला किसी बालक या वयस्क से वेश्यावृत्ति करवाई जाती है तो उसे कितनी सजा का प्रावधान? ये अवयस्क है, ध्यान रखना, यहाँ वयस्क नहीं है, अवयस्क से वेश्यावृत्ति करवाई, यानी जहाँ मिस्टेक हुई है मैंने अलग से उसको लिख दिया ताकि आपकी दिक्कत नहीं हो। तो कितनी सजा का है? तो इसमें 10 वर्ष का कारावास होता है, अधिकतम 10 वर्ष का यानी 7 वर्ष का कारावास होता है। इसमें अधिकतम पूछे 10 वर्ष, क्योंकि आपको न्यूनतम पहले दोनों ऑप्शन दे रखे हैं ना कभी, तो जो न्यूनतम वाला लिखा जाता है 7 वर्ष का और अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित या उत्प्रेरित कर दिया जाता है तो उसे किस धारा के तहत सजा मिलेगी? जब कोई व्यक्ति किसी को वेश्यावृत्ति के को प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है या उत्प्रेरित करता है उसे, या वेश्यावृत्ति करवाता है या करवाने का प्रयत्न ही करता है, तो धारा 5 के तहत उसे सजा का प्रावधान है। कितनी है? 3 वर्ष का कारावास न्यूनतम, अधिकतम 7 वर्ष का कारावास और या 2000 रुपये जुर्माना। ये देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी क्लास चल रही है, 5 पार्ट आपको दे दिए मैंने, 6ठा पार्ट आपको कल मिल जाएगा, मंडे को मिल जाएगा। सितारों में शान वर्दी मेरी जान के तहत ही हम ये सारा काम कर रहे हैं। हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं, मान के चलो 1 महीना हमारे पास बचा है, तो लगातार स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासें मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ से भी करंट का भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा, राजस्थान का और महिला बाल विकास का। बाकी राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज हर एक क्लास आप नाना क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाना, आपको हर एक राजस्थान जीके की हर एक टॉपिक का बोर्ड पे करवाया हुआ, सीधे क्विज करवाई हुई सब मिल जाएंगे। आप जाके देखना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं नहीं मानूंगा राजस्थान पुलिस भी बाहर जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आपको वर्दी चाहिए तो थंबनेल कर दो, हाँ मुझे वर्दी चाहिए। आपके अब 30 दिन आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, वर्दी पुलिस तो पुलिस वाला ही होना चाहिए, और बनोगे निश्चित रूप से। किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित या उत्प्रेरित के ले जाने या उसे सजा का प्रावधान अभी मैंने बता दिया, तो वही 3 वर्ष का कारावास, अधिकतम 7 वर्ष का और 2000 रुपये जुर्माना। डबल क्वेश्चन मैंने इसलिए दिए ताकि दोनों में कंफ्यूज न हो। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना यानी बांध कर रखना जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है तो उसे किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है? किस धारा के तहत प्रावधान सजा का प्रावधान है? तो धारा 6। और इसमें होता क्या है? 7 वर्ष का कारावास न्यूनतम, अधिकतम 10 वर्ष का या आजीवन कारावास भी होता है। अनैतिक व्यापार वही आ गया वापिस, बांध कर रखना, डबल पोर्शन बनाए। कितने साल की सजा का प्रावधान है? 7 वर्ष की, अधिकतम 10 वर्ष की, यानी न्यूनतम 7 वर्ष, वो उत्तर सही होगा। और ये देखिए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे धार्मिक स्थान है, शैक्षणिक संस्थान है या अस्पताल के 200 मीटर के अंदर कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है या करवाता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? अब देने को तो मैं सीधा आपको थ्योरी भी दे सकता था, पहले घरेलू की दे दी, दहेज की दे दी, असिस्ट की दे दी सारी, लेकिन क्विज से आपके दिमाग में जो सेट होगा ना वो सीधा थ्योरी से नहीं होता। नहीं तो थ्योरी मैं आपको दे देता तो कहानी बन जाती, राम कहानी बन जाती, कुछ ही नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनाए, काफ़ी मेहनत की है, ध्यान रखना। पिछले 5 से 7 दिन लगे हैं पहले इसकी मेहनत करके, खूब इसको बढ़िया तरीके से बनाया गया है, क्योंकि आप ही पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके शायद ही समझ में आएंगे क्वेश्चन, तो काफ़ी मेहनत लगती है। तो उस मेहनत के लिए ऊर्जा देनी आपको ज़रूरी है। ठोक दो लाइक, जिसने नहीं ठोका फटाफट लाइक कर दो। ऐसे भी लाइक मत कर देना। एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, एक यूट्यूब वाला पढ़ा रहा है, वो कहा ठोक दो लाइक, और उसने एक लड़के ने क्या किया, अपने लैपटॉप को ही ठोक दिया, इतने टिका के ठोका कि लैपटॉप को ही फोड़ दिया। वैसे नहीं करना, आराम से रिलैक्स से लाइक हो जाए, बस इतना कि प्यारा सा लाइक हो जाए ताकि दिल को सुकून मिले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धारा 7।
ठीक है, धारा 7 और इसमें सजा आगे क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो इसमें सजा क्या हो जाएगी, 200 मीटर के अंदर कोई वेश्यावृत्ति करता है या करवाता है तो कितने वर्ष का कारावास, न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास। कितना है, यानी करवाता है तो 3 माह का कारावास, 3 माह का कारावास होता है, ध्यान रखना। और दोनों में से कोई भी हो, यानी और यदि अपराध किसी बालक या अवयस्क से संबंधित हो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो कोई किसी धार्मिक स्थान, शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल या सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के अंदर कोई वेश्यावृत्ति करता है या करवाता है तो 3 माह का कारावास है। और यदि अपराध किसी बालक या अवयस्क से संबंधित आ जाए, अगर किसी बालक या अवयस्क में आ जाए तो वो उसे न्यूनतम 7 वर्ष की सजा या 10 वर्ष या आजीवन कारावास मिलेगा। और ये एक और आ गया, क्या है, अनैतिक व्यापार, वही 200 मीटर के अंदर कितनी सजा का प्रावधान है, वो तो है जो करवाता है ना उसके आसपास उसको 3 माह का कारावास है। ये किसी बालक या वयस्क से संबंधित होता है ना तो कितनी है, 7 वर्ष का कारावास न्यूनतम है, ये अधिकतम 10 वर्ष हो जाएगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत वेश्यावृत्ति के लिए किसी को विलुप्त यानी लालच देना या याचना मांग करना, उसे किस धारा के तहत प्रावधान किया गया है। वेश्यावृत्ति के लिए किसी को विलुप्त यानी लालच देना या याचना, यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो इस लालच में फंस जाते हैं, पूरे लालच में दलदल में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत आप न्यूज़ में सुनते होंगे, कोई गरीब होता है या किसी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती है, उसमें फंस जाता है। ये धारा 8 के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। धारा 8 के तहत प्रथम दोष करने पर यानी दोषी होने पर 6 माह का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना दोनों, द्वितीय दोषी होने पर 1 वर्ष का कारावास या 500 रुपये जुर्माना। क्वेश्चन आगे होगा, श्योर है। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 6 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना। और अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत अभिरक्षा में विलुप्त करना किस धारा के तहत प्रधान है। अभिरक्षा में विलुप्त करना, विलुप्त यानी लालच देना, तो धारा 9 के अंदर है। और पूरे अगस्त महीने का भी वीडियो आपने देख लिया है सभी विद्यार्थियों ने, जिसने नहीं देखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हो। और हमारी नानक क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये सारे बड़े पड़े हैं वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, अनैतिक व्यापार अभिरक्षा में विलुप्त करने किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है, 9 में। और इसमें सजा है न्यूनतम तो 7 साल, अधिकतम 10 वर्ष या आजीवन कारावास, और जुर्माना भी है स्थिति अनुसार। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत विशेष पुलिस अधिकारी सलाहकार निकाय की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाएगी। विशेष पुलिस अधिकारी सलाहकार निकाय की धारा 13 के अंतर्गत, ठीक है। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध या कार्रवाई करने के लिए कुछ विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो पुलिस उप निरीक्षक रैंक का होता है, ठीक है। कांस्टेबल लगते हो वो तो आपको पता ही है ना, सारे पुलिस उप निरीक्षक रैंक का होता है। जैसे सबसे पहले आप लग कौन रहे हो, कांस्टेबल लग रहे हो, कांस्टेबल के ऊपर क्या होता है, हेड, ठीक है। आप कहाँ लग रहे हो, कांस्टेबल, उसके ऊपर होता है हेड कांस्टेबल। फिर होता है सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई जिसको कहते हैं। फिर होता है उप निरीक्षक जिसको आप एसआई कहते हैं, सब इंस्पेक्टर। फिर होता है उससे ऊपर पुलिस निरीक्षक, सीआई होता है, सर्किल इंस्पेक्टर। फिर उससे ऊपर होता है पुलिस उपाधीक्षक यानी सीओ, डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट होता है। फिर होता है पुलिस अधीक्षक, एसपी होता है, एसपी जिले का एक होता है ना। फिर होता है डीआईजी, डीआईजी होता है, वो संभाग स्तर का हो सकता है या 1, 2, 3 जिलों का हो सकता है, डीआईजी होता है। फिर आईजी होता है, आईजी वो संभाग स्तर का हो सकता है या 2 जिलों का अलग से होता है। लास्ट होता है पुलिस महानिरीक्षक, डीजी, डीजीपी, डीजी जिसको कहते हैं ना। जैसे हमारे वर्तमान में कौन है, भूपेंद्र सिंह यादव, अभी चेंज होंगे तो मनोहर लाठर बनेंगे शायद, मनोहर लाठर। अभी तक पूरी अधिसूचना जारी नहीं है लेकिन जारी हो चुकी है। मनोहर मोहन लाठर है या मनोहर लाठर है, अभी उनकी सूचना आएगी, अब तक क्लियर नहीं है, ठीक है, याद रखना। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत अपराधियों का संज्ञेय होना किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, तो ये धारा 14 के अंतर्गत दिया गया है। धारा 15 में वारंट के बिना तलाशी का दिया गया है। धारा 16 में व्यक्तियों को छुड़ाना दिया गया है। अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम के तहत वेश्यागृह के अपराधियों को वारंट के बिना तलाशी किस धारा के तहत की गई है, तो बिना वारंट के तलाशी अभी धारा बताई थी मैंने 15। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत वेश्यागृह को बंद करने या परिसर से अपराधियों को बेदखल यानी हटाना किस धारा के तहत है। यानी वेश्यागृह चल रहा है उसको बंद करना और वहाँ जो अपराधी है उनको बेदखल वहाँ से कर देना, तो धारा 18 के तहत
इस आदेश के अनुसार 7 दिन के अंदर वेश्यागृह को बंद करना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर। तो ये बता दिया 7 दिन के अंदर, ये वापस दे दिया क्वेश्चन, 7 दिन के अंदर 7 दिन, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह किया सारा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत संरक्षा गृह में रखे जाने और न्यायालय देखरेख और संरक्षण में रखने का आवेदन किस धारा के तहत दिया जाता है? धारा 19। क्या होता है इस अधिनियम के अंतर्गत? अगर कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति कर रहा है, जिससे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है, मजिस्ट्रेट जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा कार्य होता है, आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि उसे संरक्षा गृह में रखा जाए, न्यायालय की देखरेख और संरक्षण में रखा जाए, क्योंकि उसको खतरा भी तो होता है ना। अभी आपने हाथरस में देखा, उत्तर प्रदेश में हुआ, एक जो युवती थी उसके साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद में उसकी कमर वगैरह तोड़ दी गई, उसको मार दिया गया, इसलिए उसको संरक्षण में रखा जाता है ताकि उसको मार न दिया जाए, तो वो धारा 19 के तहत। फिर अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा समीक्षा गृह और सुधार गृह की स्थापना किस धारा के अंतर्गत की गई है? तो धारा 21 के तहत। और अनैतिक व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के अपराधों का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट व प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किस धारा के अंतर्गत विचारण किया जाता है, ट्रायल किया जाता है? तो धारा 22 के अंतर्गत। कौन कौन शामिल होते हैं, विचारण करते हैं? महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के मामलों के निपटारे के लिए किस धारा के अंतर्गत न्यायालय की स्थापना की गई है? राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है धारा 22 क के तहत। धारा 22 क या ए, वो तो राज्य सरकार द्वारा। अब केंद्र सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के मामले के निपटान के लिए न्यायालय की स्थापना करवाएगी किस धारा के अंतर्गत? ये धारा 22 क डबल हो जाएगी, ए या क, वो 22 क में है राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा डबल हो जाएगी, बेस ध्यान रखना। और ये 1956 के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 262 से 265 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किस अधिनियम के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है? किस धारा के अंतर्गत समस्त विचारण किया जा सकता है? तो धारा 22 ख के तहत किया जा सकता है, यानी 1 वर्ष की अवधि तक का कारावास इसमें संक्षिप्त विचारण में होता है, ध्यान रखना। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके अधीन है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 नियम बनाने की शक्ति होती है वो राज्य सरकार की न्यायान्वित करती है। कौन है? राज्य सरकार। तो इम्पोर्टेंट। अब देखिए अगला हमारा अधिनियम आता है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और रोकथाम अधिनियम 2013 कब पारित हुआ? कमेंट कर दो, लाइक कर दो सारे विद्यार्थी। स्पोर्ट एक बार फिर, क्योंकि एनर्जी खत्म हो चुकी है। कितनी बार देखो मैं कितनी बार नैतिक अधिनियम कितनी बार पढ़ चुका हूँ, 88 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 भारत में कब लागू हुआ? वही बात, धारा कुल धारा इसमें 30 है, ध्यान रखना। धारा कितनी है? कुल 30। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। विस्तार पूरे भारत में है। प्रारंभ 9 दिसंबर 2013, तारीख याद रखना 9 दिसंबर 2013। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत व्यथित व्यक्ति महिला की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो 2 क के अंतर्गत दी गई। क्या है? कार्यस्थल पर, कार्यस्थल जहाँ महिलाएं कार्य करती है, नियोजित किसी भी आयु की महिला, चाहे वो नियोजित हो न हो, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न का कोई कार्य किए जाने का कथन करती है, किसी भी निवास स्थान या घर में नियोजित किसी भी आयु की महिला। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत घरेलू कर्मकार की परिभाषा किस धारा के तहत दी गई है? जल्दी से कमेंट कीजिए, घरेलू कर्मकार की परिभाषा। जानते हो ना, घरों में भी कई काम करवाए जाते हैं, पैसे के लिए काम करती है महिलाएं। पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं होती है, धारा 2 अड़य या ई कह सकते हैं। कोई व्यक्ति जो किसी घर में प्राश्रमिक के लिए घरेलू कार्य करने के लिए नगद या वस्तु रूप में प्रत्यक्ष या कानूनी अभिकरण द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से पूर्णकालिक या अंशकालीन रूप से नियोजित होता है, काम करवाया जाता है ना, ये उस धारा के अंतर्गत है।
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत प्रत्यर्थी को परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो धारा 2 अड़य या एम कह सकते हैं, धारा 2 अड़य या ई, एम के अंदर आगे वो जोड़ा है प्रत्यर्थी, ठीक है, यानी पांचवा अक्षर है ई आ जाएगा। प्रत्यर्थी ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया है, वो धारा 2 के अंतर्गत क्या है? प्रत्यर्थी है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, लैंगिक कार्य करने का अनुरोध या मांग करना, लैंगिक टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य बताना किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह के नेचर के लोग, जिनकी व्यवहारिकता होती है, धारा 2 तय के तहत, धारा 2 तय के तहत अपराध माना जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में लैंगिक उत्पीड़न का निवारण किस धारा के तहत दी गया है? तो धारा 3 के तहत, यानी किसी महिला के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न होने पर उसका निवारण किया जाएगा धारा 3 के तहत। टोटल धाराएं कितनी है इसकी? अभी मैंने बताया था 30 धाराएं हैं लैंगिक उत्पीड़न की। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का गठन किस धारा के तहत किया गया है? आंतरिक परिवार समिति का गठन, तो यानी प्रत्येक नियोजन द्वारा कार्यस्थल पर एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कौन कौन सी? एक तो होता है पीठासीन अधिकारी, कार्यस्थल पर नियोजित महिला होती है। 2 अन्य सदस्य जो कार्यस्थल पर नियोजित है और जो महिलाओं की समस्याओं की प्रति प्रतिबद्ध है, समाज सुधारक जिनका अनुभव हो, विधिक ज्ञान हो, उनको नियुक्त किया जाता है। तो धारा 4 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिला अधिकारी की अधिसूचना किस धारा के अंतर्गत दी गई है? जिला अधिकारी की अधिसूचना धारा 5 के तहत। इसमें क्या होता है? आंतरिक परिवाद समिति नियोजक और स्थानीय परिवाद समिति जिला अधिकारी होता है। तो समुचित सरकार प्रत्येक जिले में किसी महिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उप कलेक्टर को इस अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है धारा 5 के तहत। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का गठन और अधिकारिता का गठन प्रत्येक जिले में किस धारा के तहत किया जाएगा? तो धारा 6 के अंतर्गत। और ये ऑल राजस्थान एग्जाम के लिए राजस्थान के पुरस्कारों के स्पेशल मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो डाले हुए हैं। हालांकि ये मैंने पहले BSTC के लिए डाले थे, लेकिन अब स्पेशल किसके लिए? ये सभी एग्जाम और राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, याद कर लेना बढ़िया तरीके से। नहीं, ये प्ले लिस्ट में जाओगे आपको पुरस्कार मिल जाएंगे, वीडियो में जाओगे वहाँ मिल जाएंगे। ये आपको लगाना है राजस्थान के पुरस्कार 2020 बाई नानक क्लासेस, तो आपको मिल जाएंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति की संरचना, कला अवधि और शर्तें किस धारा के अंतर्गत है? तो संरचना, कला अवधि ये धारा 7 के अंतर्गत है। और कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत लैंगिक उत्पीड़न का परिवार, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद है, ये परिवार नहीं, परिवाद की परिभाषा किस धारा के तहत दी गई है? तो धारा 9 के तहत है। क्या? देखिए, किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद किसी व्यथित महिला द्वारा घटना के 3 माह के भीतर या श्रृंखलाबद्ध अपराध होने की दिशा में, श्रृंखलाबद्ध यानी कुछ दिनों तक लगातार जब उसके साथ ये अपराधी घटनाएं होती है, तो में अंतिम अपराध होने के 3 माह के भीतर आंतरिक परिवाद समिति, और अगर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। तो ध्यान रखना, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद किस धारा के अंतर्गत? धारा 9। अब 30 धारा है, तो हम 9 तक पढ़ चुके हैं। जब हम अगला वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन ही है हमारे यहाँ पे, अगले वीडियो में हम इससे आगे फिर स्टार्ट करेंगे। जितना भी कुछ बच गया, हमारे पास काफ़ी कुछ बचा हुआ है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़े राजस्थान आर्थिक समीक्षा पार्ट 1, यानी मैं ये 10 पार्ट डाल चुका हूँ आर्थिक समीक्षा के। कृषि से संबंधित है, ऊर्जा संसाधन से संबंधित है, वनों से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, अक्षय ऊर्जा से संबंधित है, नवीनतम जितने भी बजट 2019-20 का, 2021 का क्या क्या बातें रही, सिंचाई से संबंधित, कृषि से संबंधित 10 पार्ट डाल चुका हूँ। आगे भी मैं डालता रहूँगा, अभी कोशिश जारी है। ये पार्ट जिस विद्यार्थी ने नहीं देखे जरूर देखे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिले, नहीं तो प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे। और पिछले 6 महीने का जनवरी से जुलाई तक का वीडियो हमने डाल दिया है। कम से कम 30 से 40 हज़ार
विद्यार्थी देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट होगा। और अभी मैं 15 अक्टूबर तक एक वीडियो और डाल दूंगा आपको। 15 अक्टूबर तक पिछले 6 महीने का, मान के चलो 6 महीने का मतलब लगभग मार्च से, अब मार्च अप्रैल से लेकर और 15 अक्टूबर तक का एक 6 महीने का बड़ा वीडियो भी आपके सामने आएगा। कांस्टेबल से पहले पहले मैं दे दूंगा, तब तक आप इसे ज़रूर देख लें ताकि इसका रिवाइज हो सके। और मैंने बता दिया जनवरी से जुलाई 2020 की हमारी करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक है यानी PDF है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कई विद्यार्थियों की समस्या आ रही है, वहाँ पे पैसे कट जाते हैं लेकिन PDF नहीं मिलती, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हो 8094496272 पर। आप वहाँ भी आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर फ्री दे दो, फ्री वाला सिस्टम नहीं है, वहाँ उसके 50 रुपये लगेंगे। बाकी जो भी PDF आपको फ्री मिल रही है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप, नानक क्लास स्टडी अड्डा, वहाँ पे फ्री मिल रही है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उसके 50 रुपये देने पड़ेंगे और तुरंत मैं व्हाट्सएप पे PDF डाल दूंगा। और अनअकैडमी ऐप है हमारा, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें हम उससे जुड़े हुए हैं। आपको पता है उसमें RS, पटवार, रीट सबके लिए वहाँ पे उपलब्ध है, सारे वीडियो उपलब्ध है, तो उनसे प्राप्त हो। अनअकैडमी एक ऐप डाउनलोड करना होता है, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर क्या है ये ऐप। डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पे जाके, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ से कर लो, ताकि उससे आपको सुविधा मिल सके। बात यह कि जमकर तैयारी करो, मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको फल जरूर मिलेगा। और मिलेगा भी कैसा, मीठा मिलेगा। बस तैयारी रखो, दृढ़ संकल्प रखो, ऊर्जावान रहो, अच्छे प्रकार से पढ़ते रहो और लाइक शेयर वीडियो को करते रहो। हर रोज सपोर्ट किया करो, शेयर किया करो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। तो धन्यवाद। अब की बार कांस्टेबल पार करना है तो करना ही है। अगला पार्ट जल्द लेके आएंगे आपकी इस प्रशंसा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।